So guys, we are starting off with a new topic. हमारा जो next सबसे important topic मैं बताऊँ आपको, topic है fiscal policy, ठीक है? And in economics we say we have three major pillars. Economics में आपको हमेशा ना तीन major pillars की बात करने को मिलेगी. So let me depict this to you so that you understand it very clearly. ये तीन pillars क्या हैं? First pillar we have is monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जहां पर सेंट्रल बैंक का रोल है, ठीक है. सेकेंड पॉलिसी दैट वी हैव इज फिस्कल पॉलिसी. इसको हम फिस्कल नीति भी कहते हैं. फिस्कल पॉलिसी वेर यू मेजरली विल फाइंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट. रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये हो गया हमारा रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, आरबीआई. और इन दोनों के बीच में जो बैलेंसिंग कंपोनेंट होगा, राइट, the balancing component, which is going to be the third aspect of the economy, which is inflation. ये हैं तीन bedrocks, right? These are the three basic, you can say, ingredients in an economy, right? अगर आपने ये तीन basic चीजें समझ ली हैं, then you are, I mean, in a position to understand what is happening in the economy. आपको बहुत easily समझ में आएगा कि monetary policy के अंदर ये क्यों हो रहा है या ये क्यों कर रहे हैं, right? Fiscal policy के अंदर what kind of measures should be taken, right? So please understand these three basic components. We are done with the first one, monetary policy. I am starting with the second one today, which is my fiscal policy. ठीक है? Fiscal policy में हम किसकी बात करते हैं? See, fiscal policy will always talk about three major things. ठीक है? तीन चीज़ों की ज़्यादातर बात करता है, right? First of all, majorly what we need to understand is the receipts part of the government. सरकार के पास, क्योंकि सरकार की बात हो रही है ना, we are talking about government here and how government is supposed to control the flow of money. Government के पास कौन से ऐसे tools हैं जिसके थ्रू वो पैसे के flow को possible करा रहा है, right? तो कुछ incoming part है, कुछ outgoing part है, right? So government का incoming क्या है? What is the incoming part? Majorly हम receipts की बात कर रहे हैं. See, majorly government receives money in the form of taxes. So first of all we will talk of taxation here, where I will explain you द बेसिक ऑफ टैक्सेस, राइट. बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा कि क्लासिफिकेशन करके व्हाट आर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, स्पेसिफिक, एड वैलोरम, ऑल दीज काइंड ऑफ टर्म्स दैट यू एनकाउंटर जनरली, राइट. वंस वी आर डन विद दिस, एक बार टैक्सेशन आपको समझ में आया, राइट, देन आई विल टेक यू टुवर्ड्स द ओवरऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स टुगेदर. ठीक है? सो टोटल रिसिप्ट्स कैसे हैं सरकार के, किस नेचर के हैं, एंड एक्सपेंडिचर दोनों को साथ में कंसिडर किया. ठीक है? एंड देन वी विल ऑल्सो ट्राई एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. इन दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है, राइट? कहीं मिसमैच तो नहीं है. सरकार के पास पैसा कम आ रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, राइट? सो मिसमैच हो रहा है, राइट, विच विल गिव राइज टू डेफिसिट इटसेल्फ, विच विल गिव राइज टू डेफिसिट इटसेल्फ. ठीक है? तो ये क्या हुआ? रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, विच इज नथिंग बट बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट, और बजट और उससे जुड़े हुए डेफिसिट्स इन द बजट, डेफिसिट्स इन द बजट. ठीक है? वंस यू गाइज अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, राइट, एक बार आप ये समझ गए कि सरकार का बजट क्या है और डेफिसिट्स क्या है, व्हाट आर द डेफिसिट्स इन द बजट, देन आई कैन टेक यू टुवर्ड्स अ बॉडी कॉल्ड एज, है ना, मेजरली जिस बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड दिस बॉडी इज सपोज टू, आई मीन, you can say constitution itself mandates that every 5 years the government is supposed to formulate this body itself, which is going to guide the government in terms of distribution of resources. ठीक है? कि जो भी पैसा आ रहा है टैक्सेस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसमें से कितना पैसा जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, एंड हाउ द मनी दैट इज बीइंग कमिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, हाउ मच ऑफ इट शुड डिवॉल्व टुवर्ड्स योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आल्सो. ठीक है? तो हम बात करेंगे फिर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज गोइंग टू बी आवर फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन. सो दीज आर गोइंग टू बी माई थ्री मेजर टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इटसेल्फ, विच इज माई फिस्कल पॉलिसी. मैं एक बार आपके लिए दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल नीति,
right? It is simply a policy through which government will try and have a hold over the flow of money in the economy. किस प्रकार से सरकार जो है पैसे के फ्लो को, है ना, पॉसिबल करा रही है. द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में सरकार का क्या रोल है, राइट? Here we are going to majorly focus upon the receipt part, और receipt में majorly component क्या है, taxes. So majorly government collects its money in the form of taxation itself. तो पहले हम taxes की बात करेंगे. Secondly, we will talk of receipts and expenditures of the government. We will look as to how government classifies these two components and how does the government write its very own budget. सरकार किस format में budget को लिखती है. Remember, this was the question that was asked this year in mains. Mains में UPSC ने यही question पूछा कि यहाँ पर जो दो अकाउंट्स हैं उनका कंपोनेंट क्या है, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है. ठीक है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, या रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. एंड वी विल ऑल्सो लुक एट इफ देयर आर एनी पॉसिबल मिसमैचेस इन इट. डेफिसिट्स क्या है, राइट? व्हाट आर द पॉसिबल मिसमैचेस इन द बजट, राइट? सो मिसमैचेस दैट मे अराइज. सो वी विल टेक अ लुक ओवर all kinds of deficits here. We will look at revenue deficit, fiscal deficit, right, effective revenue deficit, and even primary deficit, all the four themselves. And finally, we will look at a body, constitutional body, which comes in through Article 280 of the Constitution, which is our Finance Commission. So ये चीज़ हम देखने वाले हैं. Now, starting with the very first topic itself, पहला topic हमारा taxation, right? So when it comes to the power of taxation in our economy, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में टैक्सेशन की बात की जाए, राइट? सो द पावर ऑफ टैक्सेशन, द पावर ऑफ टैक्सेशन इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो ये पावर ऑफ टैक्सेशन कहां से आती है? इट कम्स इन थ्रू the constitution itself. Under which article? Article 265 of the constitution. आर्टिकल नंबर 265 जो है ये सरकार को पावर देता है कि सरकार टैक्सेस कलेक्ट कर सकती है. लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है, राइट? व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्डिंग? व्हाट डज इट से इन अ जिस्ट, राइट? सो आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली सेज दैट नो टैक्सेशन विदाउट लॉज. अगर हम इसको सिंपली लिखें, आप इसको देख भी सकते हैं. इट सिंपली सेज देयर शुड बी नो टैक्सेशन विदाउट लॉज. ऑलमोस्ट मैचेस विद द अमेरिकन, यू कैन से, फ्रीडम स्ट्रगल, राइट? तो आपको याद होगा बॉस्टन टी पार्टी के बाद अमेरिका का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो तेज हुआ, राइट? And there the people themselves, they were demanding that there shouldn't be any taxation without representation, है ना? कि ब्रिटेन की कॉलोनी है लेकिन बिना रिप्रेजेंटेशन के हमें जो है टैक्सेशन इम्पोज नहीं कर सकते आप हम पे, है ना? तो वहीं से थोड़ी सी सिमिलर सी कहानी लग रही है. आप देखिए, समझिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बिना कानूनी अप्रूवल के, बिना लॉज के, गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज टैक्सेस आर्बिट्ररली, राइट? सो if let's say I am the government and I want to impose a tax on the people, right? Tax का nature क्या होता है? Tax basically reduces the income of the people itself, right? कोई भी अगर हम tax impose कर रहे हैं, tax क्या करेगा? Tax will simply reduce the disposable income of the population. So आप देख सकते हैं एक नेगेटिव एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, राइट? इफ आई इम्पोज द टैक्स टू बी वेरी हाई, राइट, इट मे बी अनजस्टिफाइड एंड देयरबाय द एग्जीक्यूटिव नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट इटसेल्फ. इसीलिए, है ना, कोई भी टैक्स को इम्पोज करने से पहले सरकार को अप्रूवल लेना होगा, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट. Approval of parliament. ठीक है? Then if the government wants to increase the rate of taxation, increase the rate of taxation, then again approval of parliament is required. Approval of parliament is required. So ये mandatory है एक तरह से. तो आप देखेंगे जब भी सरकार नए
कानून लाती है, जब भी नया कुछ टैक्स इम्पोज करती है, राइट, इट इज़ बेसिकली इंक्लूडेड अंडर द बजट ओनली, राइट. बट बजट में भी जब बजट अप्रूव होता है, सो देर इज अ बिल दैट गेट्स अप्रूव्ड विच इज कॉल्ड एज फाइनेंस बिल ऑफ दैट ईयर, है ना, जो बाद में एक्ट बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से some particular tax was imposed by the government this year itself, which was a part of finance bill of 2002, which when approved becomes finance act 2022, है ना. और इसके थ्रू फाइनेंस एक्ट ऑफ 2022 दिस पर्टिकुलर टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड. ठीक है, तो समझिएगा कि हमेशा बिना अप्रूवल के सरकार ना तो कोई टैक्स इम्पोज कर सकती है, ना ही कोई एग्जिस्टिंग टैक्स के रेट को बढ़ा सकती है. ठीक है. नाउ व्हेन आई से legislature or approval of the parliament, I hope you understand that this will comprise at the center, this will comprise of central level पे तो लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट आ गए, राइट. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट, क्योंकि स्टेट के लिए भी सेम ही कहानी है, राइट, क्योंकि नो टैक्सेशन विदाउट लॉ. सो इफ स्टेट गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ न्यू टैक्स, देन द स्टेट गवर्नमेंट नीड्स टू गेट द अप्रूवल ऑफ इट्स स्टेट लेजिस्लेचर, राइट. तो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या किया गया, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, विधानसभा, राइट. इफ देयर इज विधान परिषद देन इट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय दैट आल्सो, एंड देन गवर्नर इटसेल्फ. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट लेट मी टेक यू टू द क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस. सो नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन की ओर, राइट, वेयर आई वांट टू डिस्कस सर्टेन टर्म्स विद यू, राइट. सो टैक्सेस में जनरली आप देखेंगे कि कुछ टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं. सो वी यूज टर्म्स लाइक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स. सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज टर्म्स वंस एंड फॉर ऑल, सो दैट इफ आई से लेट्स से कहीं पर मैंने किसी टैक्स के बारे में आपसे बात करी, आई से लेट्स से इनकम टैक्स इन इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, राइट. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द टैक्स मीन. ठीक है. सो आई वांट टू डिस्कस फर्स्ट डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, राइट. सो डायरेक्ट टैक्सेस आर बेसिकली दोज टैक्सेस which are imposed by the government on an entity and the burden of the tax will fall on the same entity, right. So सरकार ने टैक्स इंपोज किया, मान लीजिए मुझ पर, राइट. सो आई एम आंसरेबल, आई एम सपोज टू पे दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड आई कैन नॉट पुट द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन एनीवन एल्स. I have to bear the burden of the tax itself, then the tax will be called as a direct tax. So ऐसा टैक्स जिसका बर्डन उसी व्यक्ति पर पड़े जिसके ऊपर उसे इम्पोज किया गया, then it is called as a direct tax. So direct taxes are simply those taxes whose burden falls on the same person on whom it is imposed. दूसरा भी हो सकता है ना, ऑपोजिट भी हो सकता है. लेट्स से गवर्नमेंट ने मुझ पर टैक्स इम्पोज किया, बट इंस्टेड ऑफ मी facing the burden of the tax, I simply pass on the burden to somebody else, right. So I collect the tax from them and then I pay it to the government. ठीक है, तो ऐसे केस में टैक्स पेयर मैं ही हूं, लेकिन बर्डन टैक्स का मेरे ऊपर नहीं है, बर्डन किसी और पर है, राइट. सो टैक्सेस which may be imposed on an entity but whose final burden may fall on someone else are called indirect taxes. अब अगर आपको इसको समझना है सिंपल वर्ड्स में, राइट, वी कैन टेक एग्जाम्पल्स हियर, राइट. सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन बी योर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स. सो यू विल फाइंड इन द केस ऑफ इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स की बात कर लें. सो इनकम टैक्स सरकार ने हमारे ऊपर लेवी किया. सरकार कहती है कि भाई अगर आपकी इनकम है ना 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ऐसे है, तो आपको एक इनकम टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम पे. So that tax is levied on me and I will bear the burden of that tax. I cannot transfer the burden on anyone else. Thereby these are all direct taxes. ये सभी के सभी हमारे direct taxes हैं, right. हालांकि आज की डेट में वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, right. लेकिन these are all forms of direct taxes only. Example of indirect tax can be your GST, right, or it could also be entertainment tax earlier, right. जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स किस पे लगाया, सरकार ने लगाया मूवी थिएटर्स पे, राइट. द थिएटर ओनर्स दे नीड टू पे दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट. बट व्हेन यू गो टू द मूवी थिएटर, व्हेन यू पे फॉर द टिकट, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ टैक्स कंपोनेंट देयर, राइट. आपकी जो मूवी टिकट है अगर वो 900 रुपीज की है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग हियर, सो 800 रुपीज इज फॉर और 700 रुपीज इज फॉर
the service itself, that they are projecting it on a screen and you are able to sit comfortably and watch it, right? But 150-200 rupees extra जो आप पे कर रहे हैं, that is the part of tax itself, which is an entertainment tax, right? लेकिन टैक्स आपके ऊपर तो लगाया नहीं था, टैक्स किसके ऊपर लगाया था? The tax was imposed on movie theater. The movie theater owner has basically relayed the tax on you, right? Because you are the final consumer of the product. ठीक है? So ऐसे केस में indirect tax लगता है, right? So indirect tax का बहुत अच्छा एग्जाम्पल GST भी हो सकता है. So whenever you go to the shop, you pay GST on a product. आपने टीवी खरीदा, टीवी पे GST दिया, right? लेकिन सरकार ने जो GST लगाया वो प्रोडक्ट के ऊपर लगाया और वहां पर जो बर्डन है टैक्स सबमिट करने का, दैट इज ऑन द शॉपकीपर इटसेल्फ, राइट? द पर्सन हु इज सेलिंग द मर्चेंडाइज, राइट? सो द बर्डन इज ऑन शॉपकीपर, बट ही हैज पास्ड ऑन द बर्डन टू द फाइनल कंज्यूमर विच इज यू. ठीक है? सो GST, एंटरटेनमेंट टैक्स, पहले हमारे पास सर्विस टैक्स भी था, अब नहीं है. इट इज सब्ज्यूम्ड अंडर GST ओनली. Similarly, custom duty, all these taxes, they are all in the nature of indirect taxes. ठीक है? Now, by nature, what happens is, because direct taxes में you cannot, relay the burden on anyone else. So these taxes, by their very nature, they reduce inequalities. है ना? So obviously, अगर कोई बहुत ज़्यादा rich है तो वो उसी हिसाब से tax पे करेगा और बर्डन भी आगे शिफ्ट नहीं कर सकता है. सो दैट इज वाई डायरेक्ट टैक्सेस बाय देयर वेरी नेचर विल रिड्यूस इनइक्वालिटीज, बट वी कैन नॉट से द सेम फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में ऐसा नहीं है, है ना? ये ना तो इनइक्वालिटी बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, राइट? वी कैन नॉट से द सेम. सो दिस इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन कंजम्पशन वाला पार्ट, राइट? सो रिमेंबर, डायरेक्ट टैक्सेस बाय देयर वेरी नेचर रिड्यूस इनइक्वालिटीज, बट वी कैन नॉट से द सेम फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है गाइज? नेक्स्ट, let's discuss progressive tax, regressive tax, and I also want to discuss the third one, which is my proportional tax. Proportional tax. ठीक है? So ये तीन terms हैं, ये तीनों एक साथ जाती हैं tax के respect में, right? So what is a progressive tax? Let's talk of the first. Progressive tax क्या है? So as income levels go up, if the rate of taxation is also increasing, अगर rate of taxation भी बढ़ रहा है, then we say it is a progressive tax. So as income levels rise, the rate of taxation also increases. Then it is a progressive tax. Opposite हो जाए, if income levels go up and rate of taxation is declining, right? Then it is a regressive tax. उल्टा हो गया, regressive tax. But if income levels are increasing or decreasing and rate of taxation remains same, right? It is independent of the increase or decrease of income here. Then I will say it is a proportional tax. ठीक है? So what is progressive tax? As income levels go up, the rate of taxation also goes up. Regressive क्या है? As income level goes up, the rate of taxation goes down, right? So by its very nature, progressive taxes will reduce inequalities. ये क्या करेंगे? Inequalities को कम करेंगे, right? जैसे कि भारत का income tax हो गया, right? जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, ठीक है ना? रेट ऑफ टैक्सेशन उस पर ज़्यादा लग रहा है. So obviously progressive tax. Regressive taxes, they tend to increase inequality, right? तो ये कम नहीं करते, ये बढ़ाते हैं, and that is why no country opts for this. In fact, आप खुद ही समझ सकते हैं कि ज़्यादातर देशों में, right, जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर वोट कर पा रहे हैं हम, तो हम कभी सरकार को लाने ही नहीं देंगे, right? So if we are voting for the government and we have the power, the people have the power to change the governments, right? They will never allow the government to bring in such kind of taxation system, right? तो ये टर्म यूज कैसे हो रही है, राइट? वाई इज द टर्म सिग्निफिकेंट? सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस टर्म इज सिग्निफिकेंट व्हेन वी कंपेयर टैक्सेस, है ना? कई बार हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसी चीजों पर टैक्स बढ़ा दे जिससे टैक्स की मार गरीब पर पड़े, राइट? पुअर पे भी पड़ जाए, राइट? सो इसका नेचर के कारण, बिकॉज रिग्रेसिव टैक्सेस दे हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पुअर, negative effect on poor or lower incomes, lower income level groups, right? Because of this nature, at times we may refer that this is acting like a regressive tax. तो कई बार हम इसको जो न्यूज़पेपर्स यूज करते हैं वो बस इस बिना पे यूज कर लेते हैं. बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट दे may use
दे मे कैटेगराइज अ टैक्स एज अ रिग्रेसिव टैक्स बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट, है ना. जरूरी नहीं है कि वो टैक्स जो है वो पुअर पे या लोअर इनकम लेवल पे ज्यादा लगे और हायर इनकम लेवल पे कम लगे, राइट. आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स आल्सो. फर्स्ट लेट मी कम टू प्रोपोर्शनल टैक्स, राइट. सो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्स वेयर द रेट ऑफ टैक्सेशन विल रिमेन सेम irrespective of your income level, right. So if I want to draw curves for them, अगर मुझे curves बनाने हैं इनके, ठीक है. So let me first draw the curves, then we'll go. So if I want to draw a curve for progressive tax, ठीक है. So progressive tax के लिए अगर curve बनेगा between rate of taxation and income level, the curve should be increasing. The curve should be increasing, right? So as income levels increase, automatically rate of taxation increases, right? Regressive में क्या हो जाएगा? Regressive is going to be just the opposite of this. Regressive taxation में it is going to be just the opposite. So this is my rate of taxation, and this is my income level. This is my income level. So the rate of taxation basically decreases. Rate of taxation decreases. ठीक है. Proportional में क्या होगा? Proportional में there will be a straight line. For proportional tax, ठीक है ना. सो इनकम लेवल्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना, यहां पर हो या यहां पर हो, रेट ऑफ टैक्सेशन सेम रहना चाहिए, ठीक है. सो रेट ऑफ टैक्सेशन फिक्स्ड है. रेट ऑफ टैक्सेशन इज फिक्स्ड, राइट. सो लोअर इनकम है तो भी इतना है, हायर इनकम लेवल है, इट इज द सेम, राइट. इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर x axis. Now majorly what we see is that taxes, when they are implemented practically, they are more like a combination of progressive and proportional, right. For example, if I talk of income tax in India, income tax is simply a combination of proportional and progressive. इन दोनों को combine करके आपको देखने को मिलेगा, right. तो कैसे बनता है? Let's look at practically. So let's talk of income tax in India, right? And I'm taking the old slab. जो हमारा old slab method था, जो कि आज भी relevant है, it is still applicable because there are two systems today under income tax, right? So हमारा जो old slab method है, I'm going to that. So the system is that if you are earning, if your income level is between 0 to 2.5 lakh, then the tax rate applicable in this case is going to be 0%. Right, 0%. If the income level is between 2.5 to 5 lakh rupees, then the tax applicable is going to be 5% of whatever is the income level above 2.5 lakh. ठीक. Then if the income level is between 5 lakh to 10 lakh, right. अब क्या होगा? ये तो आएगा ही आएगा, 5% ऑफ इनकम अबव 2.5 लाख, राइट.
plus. Now this jumps, right? Plus 20% of income above 5 lakh. ठीक है. And then if you have your income level above 10 lakh, 10 लाख से ज़्यादा हो जाए, right? तो ये दोनों आएंगे ही आएंगे, right? So 5% आ जाएगा, plus 20% आ जाएगा, plus 30% of income above 10 lakh. Now see, when you simply look at it, अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, है ना, क्या हो रहा है? Within the slab, ध्यान समझना, right? Within the slab, the tax is proportional. Within the slab, the tax is proportional, but when you jump between slabs, right? When you jump between the slabs, then what happens? Then it is progressive. Then it is progressive. ठीक है? अब इसी को अगर मैं बनाना चाहूं, if I want to draw this in the form of a curve, I can draw it, right? I will show that to you. This is income tax of India as per the old slab. So let me take the income level on the x-axis. So ये आ गया हमारे पास income level, right? This is my 0. ये आ गया हमारे पास rate of tax. ठीक है? So between 0 to 2.5 lakh. So let's say this is my 2.5 lakh. राइट, वी हैव नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, तो हमने इसे रेट से मार्क कर दिया. देयर इज 0% रेट ऑफ टैक्स. ठीक, 0 पे ही आ गए. नाउ नेक्स्ट, बिटवीन 2.5 लाख टू 5 लाख रुपीज, द रेट ऑफ टैक्सेशन एक्चुअली जम्प्स, राइट? सो इट कम्स टू 5%. सो लेट्स से दिस इज माई 5%. सो ये जंप कर गया. This comes to 5% of the income above that. Then, if you further move up between 5 lakh to, let's say 10 lakh rupees. So, इसमें क्या होगा? Income levels अगर ज़्यादा हैं तो rate of taxation और बढ़ जाएगा, right? The rate of taxation further increases. From 5 it directly goes to, है ना? Let's say ये हमारा 10 है, this becomes my 20%. So, this becomes my 20%. So 20% of the income above 5 lakh rupees. Then if income levels are further increasing beyond 10 lakh, 10 lakh से भी ज़्यादा है, right? तो इस केस में automatically this will increase. So it will directly jump to 30%. Let's say this is 30%. Now what do you see, right? अगर मैं इसको break down करूँ, if I break it down, right? I see that within the slab, जहां पर भी ये slab है, इन slabs के अंदर तो ये क्या है? Flat line नजर आ रही है, so it is proportional, right? It is proportional, but I can also see that when I jump from one slab to the other, it is increasing, बढ़ भी रहा है, right? So it is simply a combination of progressive and proportional taxation. Progressive and proportional taxation. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों किया गया है, राइट? व्हाई डू वी हैव दिस कॉम्बिनेशन? सो लेट मी टेल यू वेरी सिंपली दैट सी, if we had defined this completely as progressive, right? अगर ये टैक्स हम बिल्कुल इस प्रकार से बना देते, है ना, तो क्या होगा? हर व्यक्ति अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट करेगा, राइट? ताकि टैक्स जो है वो कम देना पड़े. यू अग्री विद दिस, राइट? सो मेजरली टैक्सेशन को
सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट, टू मेक इट ईजियर फॉर द पीपल टू कंप्लाई एंड फॉर देम टू अंडरस्टैंड हाउ मच रेट ऑफ टैक्सेशन दैट दे हैव टू पे, वी यूज दिस कॉम्बिनेशन, राइट। हम हर इनकम लेवल पर कुछ टैक्स नहीं आर्बिट्रली नहीं कर सकते हैं, राइट। दैट इज वाई वी हैव दिस सिस्टम, ओके। सो रिमेंबर, instead of having directly a progressive line, what we have is progressive plus combination of proportional taxation. Within the slab it is proportional, but when you move between the slabs, जैसे आप slab के बीच में jump करेंगे, है ना, 5 लाख से ऊपर गए, जैसे ही आप 2.5 to 5 एक हो गया, फिर 5 लाख के ऊपर जैसे आप जंप करेंगे ये ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगा, राइट। दिस विल गो टू हेयर, जंप करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। नाउ लेट मी टेक यू टू रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे रिग्रेसिव टैक्स को लेकर। सो मैंने आपको बताया दैट समटाइम्स वी मे यूज दिस टर्म रिग्रेसिव टैक्सेशन ऑल्सो, है ना। तो कहां पर यूज कर रहे हैं ये टर्म रिग्रेसिव टैक्सेशन? सो लेट मी डिफाइन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल, ओके। रिग्रेसिव टैक्सेशन या रिग्रेसिव टैक्स। सो आई हैव टोल्ड यू दैट नो कंट्री ऑप्ट्स फॉर सच टैक्स। कोई भी देश जानबूझ के तो टैक्स ऑप्ट करेगा नहीं, but sometimes circumstantially what may happen is that certain tax may be called as regressive tax. इसका एक बहुत अच्छा example what I can recall is it is in the case of GST. When we implemented GST, है ना, GST से पहले क्या था? Before GST came in, we had a tax called as service tax. हमारे देश में service tax लगता था services पर, ठीक। और service tax जो लगता था after incorporating everything, right, all the cess and surcharges, तो सर्विस टैक्स तो अपने आप में 11-12% हो गया, प्लस उसके ऊपर सेस वगैरह लगा के, राइट, प्लस सेसेस लगा के द नेट रेट ऑफ टैक्सेशन व्हाट यूज्ड टू बी देयर, राइट, यूज्ड टू बी 14.5% व्हेन इट वाज सब्ज्यूम्ड। 14.5% था, राइट। अब समझना, लेट्स से इफ समबडी इज गोइंग एंड अवेलिंग लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज, तो एजुकेशनल सर्विस अगर 100 रुपए की है, राइट, इफ इट इज फॉर ₹100, रेट ऑफ टैक्सेशन वाज 14.5, सो सर्विस टैक्स बनता कितना? ₹14.5। सिमिलरली इफ somebody was availing health services, right, of ₹100, then service tax applicable would be 14.5. But under GST, right, under GST the rate has increased, it has increased to 18%, है ना। हेल्थ और एजुकेशनल सर्विसेज पे 18% GST लगता है। तो अब आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि भाई पहले सर्विस टैक्स लग रहा था 14.5 रुपए, अब अगर GST की बात करें, GST कितना लग रहा है? वही 100 रुपए की सर्विसेज पे इट इज ₹18, ठीक। तो क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? दैट in comparison to service tax, the poor will definitely be impacted. जो गरीब है, जो वीकर है, वो तो इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये टैक्स हर कोई देता है, राइट। एवरीबडी सब्जेक्टेड टू दीज टैक्सेस, सर्विसेज कंज्यूम करने पे लग रहा है ना, राइट। ऐसा तो नहीं है कि पुअर डू नॉट वांट टू अवेल एजुकेशनल सर्विसेज और दे डोंट अवेल हेल्थ सर्विसेज। सो ये क्या करेगा? डिटर करेगा, राइट। दिस में नॉट एग्जैक्टली फेवर द कंजम्पशन ऑफ सच सर्विसेज। सो हमें समझना है, राइट, जब न्यूज़पेपर्स को डिफाइन कर रहे हैं, राइट, न्यूज़पेपर्स आल्सो कैटेगोरिकली सेड दैट विद रेफरेंस टू एजुकेशनल सर्विसेज एंड हेल्थ सर्विसेज GST may act as a regressive tax because compared to its predecessor which was service tax, which was a bit lower, है ना, 14.5% ही था, it was a bit lower, right, the rate of taxation is definitely high, ठीक है। सो इससे अमीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। अ रिच पर्सन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द इंक्रीज फ्रॉम ₹14.5 to 18, राइट। ये 3.5 रुपीज रिच को अफेक्ट नहीं करेगा, बट दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द पुअर। उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। बट लेट मी टेल यू दैट GST ओवरऑल इज नॉट रेग्रेसिव। GST सभी कमोडिटीज, सभी सर्विसेज को अगर आप ध्यान में रखोगे, पूरा इसका जब असेसमेंट करोगे, तो ये रेग्रेसिव नहीं है। क्या किया सरकार ने? बैलेंस ऑफ किया है, राइट। सर्टेन कंपोनेंट्स ओवर विच, राइट, टैक्सेस वर इम्पोज्ड, certainly now taxes are not being imposed on such commodities, right। तो सरकार ने कहा अगर हम यहाँ पे ज्यादा भी ले रहे हैं, हम कुछ कंपोनेंट्स पर हटा देते हैं, राइट, जिससे कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बैलेंस ऑफ हो जाए, ठीक है।
So overall GST is not regressive, but when you compare it with respect to some particular component, some particular service, it may seem regressive as compared to its predecessor. So guys, you can understand it with this simple slide also. ठीक है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में याद रखने के लिए बहुत इसको यूज कर सकते हैं. अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स की बात कर रहे हैं, विद इंक्रीज इन इनकम टैक्स विल इंक्रीज. रिग्रेसिव टैक्स की बात कर रहे हैं, विद इंक्रीज इन इनकम योर टैक्स विल डिक्रीज. With proportional tax, what happens is with change in income, whether increase or decrease, your tax remains same always. Okay, so guys, next classification that we have is specific tax and ad valorem tax. So हमारे पास next classification है between specific and ad valorem. अब ये दो terms बहुत ज़्यादा encounter करेंगे, specific tax and ad valorem tax. Specific tax is always imposed on the specific feature of the commodity itself. जब भी कुछ specific feature को ध्यान में रख के उसको basis मान के अगर tax लगाया जा रहा है, right, other than the price itself, then it is specific tax. मतलब यहाँ पर simple आपको एक चीज़ याद रखनी है, price को exclude करके, right, if any other feature of the good or service is the basis for imposition of the tax, then it is a specific tax. But if price is the basis, अगर price के ही basis पर tax लगे, if price becomes the basis for imposition of the tax, then it is an ad valorem tax. You can even understand it on the basis. Valorem से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, value based tax है, मतलब price या value के आधार पे ही tax लग रहा है. So ये जो classification है, the classification is actually on what basis? So if you ask this question, that on what basis is the tax being imposed, किस आधार पे tax को लगाया जा रहा है, तो आपको ये दो classification मिलते हैं, specific and ad valorem. Specific जहाँ पर कोई भी और feature price के अलावा जैसे कि length, width, breadth, height, area, whatever, right, is being utilized to impose the tax. And in ad valorem, you have the value of the commodity or the price of the commodity itself. To give you a very good example of this, ठीक है, दोनों का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ मैं, ये जो प्रैक्टिकली हमारी कंट्री में भी है पॉसिबल, राइट. सो यू विल फाइंड दैट वी हैव डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कार्स. आपने सुना होगा हैचबैक सेगमेंट, वी हैव सेडान सेगमेंट, फिर आता है MUV कैटेगरी, SUV कैटेगरी, ठीक है. सो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ. ये जो क्लासिफिकेशन है ये सारा का सारा किसके आधार पे है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द कार. सो हैचबैक जो है एक पर्टिकुलर लेंथ से कम है, ठीक है, कम है इसीलिए हैचबैक है, इसीलिए द रेट ऑफ टैक्स बीइंग इम्पोज्ड ऑन इट इज लोअर. देन सेडान क्रॉसेस दैट लेंथ, देयरबाय द टैक्स इज हायर. Now MUV and SUV उसकी सबसे ज़्यादा लेंथ होगी, right? So the length increases further and thereby the tax rate also is the highest on MUV and SUV category. So ये क्या हो गया, लेंथ के आधार पे टैक्स लग गया, तो ऑटोमेटिकली कैसा हो गया, this is a tax which is the nature of specific tax. Similarly, when you look at property tax, ये देखा होगा आपने, कई बार हाउस टैक्स देते हैं हम, राइट. सो उसमें भी यूटिलाइज द एरिया कवर्ड, जितना भी एरिया कवर्ड हो रहा होगा, राइट, उसके आधार पे आप टैक्स देंगे. तो एरिया कवर्ड कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, राइट. सो अगेन दिस इज इन द नेचर ऑफ स्पेसिफिक टैक्स ओनली. ओके, सो ये सारे तो एग्जाम्पल हो गए हमारे पास स्पेसिफिक के. नाउ व्हेन यू कम टू एड वैलोरम, एड वैलोरम में GST कैन बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल. सो आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे प्राइस के आधार पे टैक्स लग रहा है, राइट. सो प्राइस लेट्स से पैकेज्ड ग्रेन का ज़्यादा है, राइट. पैकेज्ड ग्रेन, ब्रांडेड ग्रेन जो होता है जिसको हम पूरा सील पैक्ड रहता है, राइट, एंड देयर बाय द टैक्स रेट ऑन इट इज़ लेट्स से 18% और 12%, वेयर एज जो अनपैकेज्ड ग्रेन है उस पर 5% आ गया, राइट. कई बार जीरो भी लगता है कुछ पर्टिकुलर ग्रेन्स पे, ठीक है. So GST is something, right, which is imposed on the basis of price or value of the commodity. So this is an ad valorem tax. ठीक है. Just to make it much more clear, थोड़ा और simplify कर देता हूँ, right. Just to make it much more clear, let me take a very simple example.
सो एग्जाम्पल है, आई हैव 4 people, right, and they want to dine out at a restaurant. They want to dine out at a restaurant. Now we have 2 options for restaurant. We have restaurant number 1 and we have restaurant number 2, R2. Now restaurant 1 says that I am going to impose taxes in the form of specific tax, whereas restaurant 2 says that I am going to impose taxes in the form of ad valorem tax. Ad valorem tax. तो हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ, right? So restaurant 1 says that, see, if you order less than 4 dishes, the rate of taxation is going to be 10% on whatever is going to be the entire value, right, of those dishes. If you order between 4 to 6 dishes, right, the rate of taxation is going to be 15%. If you order more than 6 dishes, then the rate of taxation is going to be 20%, 20%. Now I can very clearly see that the basis on which tax is being imposed is my number of dishes itself, है ना? So number of dishes के basis पे tax लग रहा है. So number of dish क्या हो गया, एक specific feature हो गया other than price, and thereby this can be classified as specific tax. Ad valorem की बात करें, so restaurant 2 says that, see, if it doesn't really matter on the number of dishes, if the value of total dishes is less than 2000, then the rate of taxation is going to be 10%. If it is between 2001 and 4000, then I will impose tax at the rate of 15% of the entire value of the dish's total value. And if it is 4001 and more, then I am going to impose tax at the rate of 20%, 20%. So now I can very clearly see that the basis here is price, and thereby this is nothing but my ad valorem tax. Guys, next that I have is surcharge and cess. जो next classification है हमारे पास, that is between surcharge, which is also called as super tax, and cess. Now surcharge, remember, is super tax. The name itself, signifies that it is simply tax on tax. ये क्या है, tax के ऊपर tax लग रहा है. Tax on tax is being imposed here, right? So for example, हमने कोई tax देखा, income tax, right? और फिर इसके बाद मान लीजिए इस पे surcharge लग जाए, right? तो टैक्स अमाउंट पर ही आप देखेंगे सरचार्ज की वैल्यू बेस्ड होगी. सो सरचार्ज विल बी 5% ऑफ द टैक्स वैल्यू इटसेल्फ, है ना? सो मान लीजिए टैक्स की वैल्यू बनी 1000 रुपीज, सो 5% ऑफ 1000 रुपीज बिकम्स बाय सरचार्ज. तो मैं देख पा रहा हूँ ये क्या है, टैक्स के ऊपर एक टैक्स है, ठीक. बट सेस डजंट वर्क इन दिस मैनर. सेस ऐसा नहीं है, राइट? सेस आपका हो सकता है टैक्स की वैल्यू पे लग जाए, सेस हो सकता है आपका बेसिस वैल्यू पे लग जाए, राइट? पॉइंट ये है, राइट, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट सरचार्ज इन सुपर टैक्स इज ऑलवेज इम्पोज्ड ऑन सुपर रिच. इसका जो एप्लीकेशन है ना, इसको जो बनाने का फंडा है, दैट इज दैट वी नीड टू कलेक्ट मोर टैक्सेस फ्रॉम द पीपल हु आर इन द कैटेगरी ऑफ सुपर रिच, सो दैट वी कैन मेक द टैक्स स्ट्रक्चर मच मोर इक्विटेबल. ठीक है, कि हम रिच से ज्यादा लें, ठीक, जो जिनके इनकम लेवल्स लोअर है उनसे ना लें इतना, राइट? जो रिच हैं, जो सुपर रिच की कैटेगरी में, उनसे ज्यादा लें टैक्स, सो दैट योर टैक्स स्ट्रक्चर बिकम्स इक्विटेबल. ठीक है, सो दिस टैक्स ऑन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम्स अबव अ सर्टेन लेवल with a view to make our tax structure much more equitable. Whereas when cess is imposed, cess is not with this viewpoint. Cess is simply imposed with an objective. आप देखेंगे जब भी सेस की बात होगी, राइट, सेस हमेशा किसी ऑब्जेक्टिव से जुड़ा होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एजुकेशन सेस. सो एजुकेशन सेस में से दैट द डे the country achieves literacy of 80-80% or 90-90%, education cess will be removed, है ना? तो एक ऑब्जेक्टिव तय कर दिया कि हमें क्या करना है, we need to achieve literacy rate of 90%, 95%. इस ऑब्जेक्टिव के साथ सेस लगाया, जो भी प्रोसीड्स आए वो एक अलग फंड में गए,
and the money now needs to be spent only on objectives, only on particular schemes, on areas which are going to enhance the objective. उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ही पैसा लगाया जा सकता है, कहीं और किसी और चीज के लिए पैसे को डाइवर्ट नहीं किया सकता, जबकि सरचार्ज में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, राइट. सो रिमेंबर, it is imposed uniformly and it is imposed with an objective. The day objective is achieved, it is automatically removed. So thereby cess is a temporary levy. Cess क्या है? Temporary levy है. Cess is a temporary levy which is imposed to achieve some specific objective. Once the objective is achieved, it can be withdrawn. Very good example of this can be Swachh Bharat cess, है ना, कृषि कल्याण cess, education cess, health cess. So all of them, they will come in the category of cess itself. हम अगर सरचार्ज या सुपर टैक्स की बात करें तो ये सुपर रिच पे इंपोज हो रहा है, राइट, और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से इंपोज हो रहा है. सो आई वांट टू टेल यू समथिंग, राइट. आई वांट टू इन फैक्ट डिपिक्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इटसेल्फ सो दैट इट बिकम्स मच मोर क्लियर टू यू. सो अगर हम इसे ग्राफिकली शोकेस करें, ठीक है, लेट्स से ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ टैक्सेशन, एंड दिस इज माय इनकम लेवल. नाउ गवर्नमेंट सेज दैट वी बिलीव पीपल हु आर अर्निंग लेट्स से मोर देन 20 लाख रुपीज, राइट, या 30 लाख रुपीज, वट एवर, आप कोई भी लिमिट लगा दो, राइट, अपने मन से. Anyone who is earning more than 30 lakh rupees is super rich, and that is why we want that we need to increase the tax, right. Ideally अगर progressive होता, right, so progressive के केस में it would be increasing in this manner, right. ये कुछ इस manner में grow कर रहा होता, but सरकार क्या कह रही है, अब ध्यान से देखो आप, सरकार कह रही है कि भाई हम चाहते हैं कि सुपर रिच पर ज्यादा लगे टैक्स, राइट. सुपर रिच पर ज्यादा लगे, राइट. सो आई ड्रॉ अ लाइन हियर, राइट, एंड देयर बाय गवर्नमेंट सेज दैट फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल इम्पोज सरचार्ज. सरचार्ज के कारण क्या हुआ, टैक्स का रेट बढ़ गया, राइट. So ये क्या है? This is nothing but the impact of surcharge, where the government has actually increased the rate of taxation by imposing surcharge. Surcharge के कारण ज्यादा टैक्स वसूल ले रहा है, ठीक है ना. So ये आप देख सकते हैं स्लोप इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पर. So this is the effect of surcharge. Effect of surcharge, and you can see it is not paid uniformly by everyone. है ना, जो लोग इससे कम लेवल ऑफ इनकम पे गवर्नमेंट कह रही है सुपर रिच नहीं है. पीपल हु अर्न मोर देन दिस आर सुपर रिच, एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन सुपर रिच, ठीक है. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सरचार्ज, ठीक है. सो आप इसको याद रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर दिस कि सरचार्ज क्या है, इट इज सिंपली टैक्स ऑन टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द सुपर रिच, एंड इट इज बीइंग इम्पोज्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू मेक द टैक्स स्ट्रक्चर मच मोर equitable, whereas cess has some specific objective in mind. Once that objective is achieved, then the cess can be withdrawn also. So next that we have is India's tax structure. अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ next topic की तरफ, right, where I want to discuss India's tax structure. भारत की कर संरचना क्या है, right? What are the major taxes that we see? So as I've told you, the power to impose taxes lies in the hands of central government, state government and even local self governments. ठीक है? So central government tax impose कर सकता है, yes. State government can impose taxes, yes. और जो third tier है हमारा government का, that is your panchayats and municipalities. So वो भी tax impose कर सकता है, right? So all three of them can impose taxes. But when I talk of India's tax structure, I am not going to divulge into these two, right? क्योंकि states का तो vary करेगा, right? What I am going to discuss majorly with you is the taxes which are imposed by the center itself, right? So center क्या taxes impose करता है?
मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस एस्पेक्ट. ओके, सो you will find that central government imposes many taxes in India, right? But majority contributors here are these 4 taxes, right? Which are also correctly defined as major taxes in Indian economy. इन्हीं को हम कहते हैं major taxes. ठीक है? But साथ साथ इसके बता दूं, there are other taxes which are classified as minor taxes, which do bring certain amount of revenue to the state, to the government, right? And they are thereby, I mean, because they bring lower values year on year basis, कम ला रहे हैं comparative to major taxes, that is why they are defined as minor taxes. ठीक है? So हम ज़्यादा time इस पर spend करेंगे, and what we have seen over the period of time is that UPSC actually is focusing on not just these, but is also bothered about this, है ना? इस पर भी टैक्सेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है ना? तो उन्हें टॉपिक्स में ये तो इंटरेस्ट कर ही रहा है, प्लस साथ साथ जो माइनर टैक्सेस में चेंजेस हो रहे हैं या कुछ वेरिएशन है या जो भी कुछ बदलाव है वहाँ पर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं. सो व्हेन यू प्रिपेयर दिस टॉपिक, व्हाट यू नीड टू डू इज, इफ एनी टैक्स इज इन न्यूज, राइट, इफ गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग एनी टैक्स और इफ गवर्नमेंट इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद एनी टैक्स, मेजर माइनर बोथ, you need to read about it. You need to update your content also. ठीक है? So I am starting with the very first tax, which is corporate tax in India. तो हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले टैक्स से, जिसका नाम है कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स बहुत सिंपल है, राइट? कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी लॉ इन इंडिया. तो उन सभी एंटिटीज पर इम्पोज होगा जो भारत के कंपनीज लॉ के तहत रजिस्टर्ड हैं एज अ कंपनी. ठीक? अब इन कंपनी से सरकार जो टैक्स वसूलेगी, राइट, मान लीजिए हमारे पास 40 कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं एज कंपनीज इटसेल्फ, राइट, अंडर द लॉ इटसेल्फ. नाउ व्हाट द गवर्नमेंट विल डू इज, गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट्स, राइट? सो दैट पोर्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट टैक्स. सो कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा जो है वो नेट प्रॉफिट पे लगता है, राइट, ऑन द नेट प्रॉफिट एंड नॉट ऑन द रेवेन्यू. रिमेंबर दिस प्लीज, राइट? रैशनल टर्नओवर हो सकता है, आप देखेंगे भी कि रैशनल हमें टर्नओवर मिलेगा, राइट, कि टर्नओवर इससे ज़्यादा हुआ तो इतना, इससे कम हुआ तो इतना, राइट. बट जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो डायरेक्टली जाके किस पर लगेगा? द रेट ऑफ टैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल डायरेक्टली ऑन द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. हिंदी में से कहते हैं शुद्ध लाभ. तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, राइट, समझना डिफरेंस है. सो द टोटल रेवेन्यू है ना, जिसको हम ग्रॉस टर्नओवर भी कहते हैं, ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी माइनस इट्स एक्सपेंडिचर्स एक्चुअली गिव्स यू नेट प्रॉफिट. ये देता है आपको नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी का. ठीक है? सो ये नेट प्रॉफिट पर लगेगा, लेकिन आधार क्या बन जाएगा? आधार बन सकता है हमारा ग्रॉस टर्नओवर. ठीक है? सो ये मैं आपको पुराना मेथोडोलॉजी बता रहा हूं, ये आज भी एप्लीकेबल है, राइट? हाउएवर देयर इज एन ऑल्टरनेट टू दिस नाउ, राइट? द न्यू सिस्टम इज ऑल्सो इन प्लेस. सो करंटली व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन इज, उन्होंने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है और एक ऑल्टरनेट स्कीम प्रेजेंट की है. ठीक है? सो पहले पुराना डिस्कस करते हैं, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू फॉर्मेट ऑल्सो. So the format is that all companies in India, right, be it foreign or domestic, they will be subjected to corporate income tax on their profits, right? So if we have a foreign company with any income level, they have to pay 40% of their net profits as corporate tax. 40% of their net profits as corporate tax. And domestic companies in India, domestic companies के लिए दो categorization है, companies with gross turnover less than 250 crores and companies whose profit levels are going to be more than 250 crores. So if the turnover is up to 250 crores, then 25% of the net profits, and if the profit exceeds 250 crores, then 30% of the net profits.
सो आप याद रखिए ये नंबर किस पर एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ऑन नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, राइट। दिस इज द ओल्ड सिस्टम। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है सब्जेक्ट किया जाएगा, देन देयर विल बी दिस व्हाटएवर इट कम्स आउट, लेट्स से इट कम्स आउट टू बी सीटी ओनली, है ना। सो सीटी आ गया, मान लीजिए 40% हो सकता है फॉरेन के केस में, राइट, और इट कुड बी 25% और इट कुड बी 30% ऑफ नेट प्रॉफिट्स फॉर डोमेस्टिक, राइट। सो जो भी केस हो, राइट, देन आफ्टर वंस वी हैव कैलकुलेटेड सीटी, इसी सीटी वैल्यू पर हमारा क्या आएगा, देन फर्दर सरचार्जेस एंड सेसेस विल बी इम्पोज्ड ओवर दिस वैल्यू, ठीक है। सो ये तो है हमारा ओल्ड सिस्टम, दिस इज आवर ओल्ड सिस्टम। इसके अलावा एक नया सिस्टम भी है, राइट, द न्यू सिस्टम विच हैज कम इनटू प्लेस वेयर गवर्नमेंट इज इम्पोज्ड अ फ्लैट रेट। तो आप समझना हमारा ये ओल्ड और नए का डिफरेंस क्या है, राइट। आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस इन वेरी सिंपल मैनर। तो हमारा जो कानून है, राइट, जहाँ से ये कॉर्पोरेट टैक्स आता है, डिफाइन किया जाता है, इट कम्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नाउ इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ हैज डिफरेंट सेट ऑफ प्रोविजंस of rebates, right, of claiming exemptions, where companies can make utilize those provisions and thereby they can lower down their net profits using the above said conditions. तो कुछ conditions use करके companies अपने net profit levels को reduce down कर सकती हैं by making use of rebates, by making use of exemptions that have been specified, right. Now because these are too many, right, and entirely if the company is performing good and the company is able to hire good CAs and good professionals, such a company will be able to lower down its net profits by very heavy margin, right. But you can understand this is a bit discriminatory in nature because smaller companies, new companies that will come in, they will be facing this trouble, right. So what government of India has done, and this has come after many recommendations also, so काफ़ी सारी committees ने over the period of time recommend किया था that we need to simplify our tax structure. और सिंप्लीफिकेशन करके गवर्नमेंट ने कहा है दैट इफ कंपनीज वांट दे कैन एक्सक्लूड ऑल दीज रिबेट्स, राइट, दे कैन गिव अप ऑल दीज रिबेट्स एंड दे कैन पे अस एट अ फ्लैट रेट। कंपनीज क्या करें, हमें एक फ्लैट रेट पर टैक्स पे कर दें, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट विथ थ्रू दिस डायग्राम दैट आई हैव, राइट। ये हमारा ओल्ड सिस्टम है, ठीक है। सो जो हमने चेंजेस करें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में, है ना, 1 अप्रैल 2019 से, वो ये है कि हमने एक फ्लैट रेट लगा दिया 22% का, 22%, ठीक है। सो यू कैन सी इंस्टेड ऑफ दैट 30%, 25%, अब ये क्या है, टैक्स रेट का सिस्टम कम हो गया, ठीक। बट यहाँ पर आप समझिए सीधा सीधा रिडक्शन करने का मतलब ये है कि नए सिस्टम में देर आर नो रिबेट्स, देर आर नो एग्जेम्पशंस, ठीक है। तो यहां पर आप जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रेवलेंट जो छूट थी या जो भी प्रावधान थे जिनमें कंपनीज अपने नेट प्रॉफिट्स कम कर सकती थी, एक्सपेंडिचर्स दिखा सकती थी, राइट, वो सारे यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो जायज़ एक्सपेंडिचर्स हैं, राइट, वट एवर आर योर paid out expenses of the company that company can show on their balance sheet, only those will be considered as legal expenditures, and based on that whatever the net profits are, company can straight away pay 22% of that net profit directly to the government, and if you apply surcharge and cess over it, the net rate of taxation comes out to be close to 25.17%, तो 25.17 के आसपास बैठता है। जबकि अगर पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आप जाएंगे, है ना, तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, 34.94% के आसपास दिखेगा। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, इन दिस केस द नेट प्रॉफिट इटसेल्फ, जिस पर लग रहा है ना जाकर, नेट प्रॉफिट इटसेल्फ इज एक्चुअली क्वाइट हायर, राइट। Whereas in this case, because of making use of rebates and exemptions and everything, the net profit level can be reduced down by a heavy margin, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए लॉस वाली कहानी है, राइट। With respect to taxation we say government giveth from one hand and taketh from the other. सरकार ने क्या किया है, ये सारा जो रिबेट्स और ये सब एग्जेम्पशन का सिस्टम था इसे खत्म करके सरकार कह रही है सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बट सिंप्लीफाई के अंडर अब एग्जेम्पशंस और रिबेट्स नहीं रहेगा। सो यू डोंट नीड टू लुक एट दोज थिंग्स, राइट। यू कैन सिंपली कैलकुलेट योर ओन बैलेंस शीट एंड यू कैन पे मी टैक्स डायरेक्टली एट द फ्लैट रेट इटसेल्फ, ठीक है। सो अब याद रखिए कि ये फ्लैट रेट पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। सो this is the new system. So
एक तो ये हो गया सिस्टम जो हमारे पास पुराना है, और एज पर द न्यू सिस्टम इफ द कंपनी वांट्स they can go for a flat rate of 22% of the net profits without any rebates or exemptions. Then once we have calculated CIT or CT, on that value surcharge and cess will be levied. So surcharge कैसे लगता है? Surcharge is always imposed, right, on the basis of the total income of the company. So if the income exceeds rupees 1 crore but not rupees 10 crore, अब आप देखो, राइट, एनी कंपनी विच हैज इनकम लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से अगर कम की इनकम है तो क्या सरचार्ज लगा? नो, सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल हेयर. बट इफ इट इज बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़, देन डोमेस्टिक के लिए अलग हो जाएगा, फॉरेन के लिए अलग हो जाएगा, राइट. सो आई एम रिमूविंग द अपर पार्ट so that I can write easily. ठीक है. So if, right, for domestic company ये ज्यादा रहेगा, right, this is going to be close to 7%. 7% of what? The corporate tax जो हमने पीछे कैलकुलेट किया, right. And if it is a foreign company, then it is going to be just 2% of CT. Now again there is no need to get confused here. आप कहेंगे कि सर ये 7 ये 2 कम क्यों, डोमेस्टिक से क्या दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है. आप सिंपली समझो कि फॉरेन कंपनीज तो पहले से ज़्यादा दे रही हैं, राइट. फॉरेन कंपनीज के केस में हमारे पास जो फ्लैट रेट है वो पहले ही ज़्यादा है, राइट. सो इनका CT पहले ही बड़ा निकल के आएगा, राइट. सो द CT, कॉर्पोरेट टैक्स इटसेल्फ इज गोइंग टू बी बिगर. So 2% of that, 40% of that profit is automatically going to be substantial enough, right? जबकि डोमेस्टिक से कम ले रहे थे तो डोमेस्टिक के केस में सरचार्ज बढ़ा दिया, ठीक है. Then if the income exceeds 10 करोड़, 10 करोड़ प्लस हो गया, right? फिर से वही कहानी, डोमेस्टिक के लिए अलग, फॉरेन के लिए अलग. So for domestic company which has income levels above 10 crore, then surcharge is going to be 12% of CT, corporate tax. And if for a foreign company, if it is more than 10 crore, then it is going to be 5% of CT, 5% of corporate tax, ठीक है. So इसके बेसिस पे आप सरचार्ज निकाल लो. Once you have calculated surcharge, right, whatever it is, let me assume it is S, ठीक है. मैं assume कर लेता हूँ यहाँ से कहीं से भी आपने सरचार्ज वैल्यू S निकाल ली, राइट. Once you have calculated surcharge, keep it separately, उसे रख दो अलग, राइट. So let's say surcharge निकल के आ गया S, जो भी आया. Then go for calculation of health and education cess. Now health and education cess is calculated as, right, 4% of CT direct, 4% of corporate income tax, ठीक है. So this becomes my cess. Now what you do is you add all three of them. आप तीनों को ऐड कर दो अब. So if you want to calculate the total tax liability of the company under this particular tax, है ना. So total tax liability क्या बनी? Total tax liability shall be corporate tax plus surcharge plus cess. So this is going to be the total tax liability. Total tax liability of the company. Guys, we'll continue the remaining topics in the next part.